इंडियन इकोनॉमी, हेडिंग डाल दीजिए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और इस एग्रीकल्चर में जाएंगे तो फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर कंडीशन, प्रेजेंट स्टेट ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ। यही वाला फर्स्ट है, मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे कि एग्रीकल्चर का और बिहार एग्रीकल्चर का क्या एक्चुअल डायरेक्शन है। व्हाट इज द, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर कंडीशन, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इन विच डायरेक्शन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मूव, ठीक है, एग्रीकल्चर। और उसका हमने कल ही जैसे आपको बताया था कि देयर आर टू डायमेंशन ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वन इज टू इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स एंड सेकंड वन इज टू इंक्रीज द फूड ग्रेन्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दो ही हमारा चैलेंज है। एक कौन सा चैलेंज है भाई, जनसंख्या हर 10 साल पे ऑलमोस्ट 20 करोड़ पॉपुलेशन आर एडिंग इन टोटल पॉपुलेशन। जैसे एग्जांपल के रूप में जाएंगे तो 2001 की बात करें तो 102 करोड़ की जनसंख्या थी, 2011 की बात करें तो बढ़ के 121 हो गया, ऑलमोस्ट 19 से 20 करोड़ के बीच में बढ़ गया। और अभी जो लेटेस्ट है उसके अनुसार जाएंगे तो फिर अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में 2021 की बात करें तो ऑलमोस्ट 140 के आसपास पहुंच चुका है। तो हर 10 साल पे तो 20 करोड़ नए लोग आते जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर इनिशिएटिव होगा जिसमें ये वाला फोकस नहीं होगा, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। क्योंकि आपको इसमें सबसे बड़ी बात इसमें इंडिया में यही आता है कि इंडिया के साथ कि भाई इसका एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को तो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते ना। एक होता है कि भाई आपका जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कल्टिवेटेड जो एरिया है, ठीक है, जो सोन एरिया है वो सोन एरिया को आप बढ़ाते जा रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक टाइम आएगा जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल लैंड रिसोर्सेज, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चुका होगा। तो जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चुका होगा तो फिर कैसे, देन हाउ, पॉपुलेशन तो रुक नहीं रहा है, आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा। यूपी और बिहार की पॉपुलेशन 2070 के आसपास में जाके स्टेबलाइज होगा, ठीक है। इंडिया में जरूर है कि हम हमारे दो लोग जिएंगे दो बाई 2045, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन बिहार और यूपी का पॉपुलेशन तो अभी स्टेबलाइज, ये स्टेबलाइज होने का मतलब होता है कि जो जितने लोग रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाएगा कि दो लोगों का डेथ होगा तो 2 लोगों का बर्थ होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ, जो लोग जाएंगे उतने लोग ही आएंगे। तो ये तो 2045 तक इंडिया में होगा। बिहार यूपी में जाएंगे तो ये 2070 तक होगा। इसका मतलब है कि ये 2 ही स्टेट ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, को बढ़ाते रहेंगे। ये तो ये बढ़ती हुई इन ऑन लिमिटेड एरिया, what are the policies of government to increase productivity and production, ठीक है, through which the food grains requirement of increasing population can be arranged or can be meet out। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। और दूसरा, इस चैलेंज में एक और कंपोनेंट आता है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ इनकम ऑफ फार्मर्स एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर्स। भाई मान लो किसान का, हम आलू का उत्पादन करें और 2 रुपये 1 रुपये किलो अगर आलू अवेलेबल है मार्केट में, तो ये 2-1 रुपये किलो आलू से फिर तो किसान थोड़े दिन बाद क्या करेगा, आलू का प्रोडक्शन छोड़ देगा। क्लियर है? फ्रूट्स का है, वेजिटेबल्स का है, ये सारे प्रोडक्शन वो ड्रॉप कर देगा, डंप कर देगा। तो जब डंप कर देगा तब कैसे होगा फिर आप ये जो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ, तो ये कैसे हो पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास है कि तो यू हैव टू टेक मल्टीपल स्टेप, 2 डायमेंशन, मेनली 2 डायमेंशन, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर्ड, ठीक है, इन एग्रीकल्चर। बट दो इन लार्जर टर्म the initiative by government can be divided in 2 category. One is to increase productivity and production and second one is to increase income of farmers। उनके जीवन में भी, चूंकि आप देखेंगे कि 1980 की बात करें, लास्ट 40 इयर्स की बात करें, तो 40 इयर्स में जो फार्मर्स यूज करता था, साबुन यूज करता था, बाकी कपड़े इस्तेमाल करता था, ये सब चीजें, उसके दाम 1000 टाइम्स बढ़े हुए हैं, 1000 टाइम्स। लेकिन वही जो वो प्रोड्यूस करता था, अब आलू ऐसा थोड़ी था कि 10 पैसे केजी मिलता था, आलू तो 10 पैसे केजी तो नहीं होता था उस जमाने में भी जाएंगे। तो वो जो वो बेच रहा है उसका प्राइस कुछ टाइम्स में बढ़ा है, ठीक है, जबकि जो वो कंज्यूम करता है उसका जो प्राइस है वो 1000 टाइम्स बढ़ा हुआ है।
तो रिलेटिवली according to consumption expenditure of farmer, according to income of farmers are getting prosperity or getting regularly relatively getting poorer. तो भाई निश्चित रूप से फार्मर्स क्या हो रहे हैं, रिलेटिवली अकॉर्डिंग ऑन द लेवल ऑफ कंजम्पशन. अगर ये बाहर से मनी ऑर्डर कुछ ना जाए, घर में आप ही का घर है और उसमें 2-3 भाई मान लीजिए हैं, अगर बाहर से वो कंपोनेंट ऑफ मनी ऑर्डर है, अगर वो नहीं जाता है तो फार्मर्स आर नॉट ठीक है प्रॉस्पेरिंग, वो प्रॉस्पर नहीं हो रहे हैं. वो क्या हो रहे हैं, रिलेटिवली वो पुअर हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वट एवर दे आर कंज्यूमिंग, द प्राइस ऑफ दीज गुड्स आर इंक्रीजिंग विथ मोर पेस rather than whatever they are selling. आ रहा समझ में? दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड एग्रेरियन क्राइसिस इन इंडिया. और उससे फार्मर्स का लाइफ टफ हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है. ये जरूर है कि अब गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि भाई गवर्नमेंट भी, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, भाई 6,000 रुपीज एनुअली गवर्नमेंट उनको कैश ट्रांसफर कर रही है. एक तरह से मान सकते हैं. और भी बहुत तरह के सब्सिडी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग. उनका जो एक्सपेंडिचर है, जैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर है, फार्मर्स जो इनकम जनरेट करता है उसका पैसा उसको हेल्थ पे खर्च करना पड़ता, तो उसको भी गवर्नमेंट ने मिनिमाइज कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया आयुष्मान भारत में. इफ एनी फार्मर इज गेटिंग इल, द फार्मर कैन गेट अ मेडिकल फैसिलिटीज अप टू 5 लाख रुपीज. तो ये गवर्नमेंट ने उसका बर्डन ने कम कर दिया. उसके बच्चे के एजुकेशन का जो बर्डन था उसको भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया. क्लियर है? इरिगेशन फैसिलिटीज में जाएंगे तो उसमें भी कई सारे, अगर वो सोलर एनर्जी वगैरह इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है तो उसका भी सब्सिडी, उस पर भी सब्सिडी दे दिया. अगर वो अनाज मान लो कंज्यूम करता है तो 5 kg फ्री का दे दिया, प्लस टॉपअप के रूप में उसको दे दिया. मनरेगा से उसको इनकम जनरेट करने की कोशिश किया जा रहा है. एनिमल हस्बेंड्री है तो उसमें बहुत सारे ई नाम के थ्रू उसको, जो उसका प्रोडक्ट है उसको बेटर प्राइस देने की. तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टेकिंग इनिशिएटिव, बट दीज इनिशिएटिव्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट. और इस कारण से जो एग्रेरियन क्राइसिस है वो भारत का एक इमर्जिंग, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको कि गवर्नमेंट अब यहाँ पे ये है कि भाई, एक होता है ना कि इंडिया जैसे देश में, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री हैज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज मेनी निगेटिव एस्पेक्ट्स. ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये होता है कि इट्स ए वेरी कॉस्टली रूल, कॉस्टली मोड ऑफ गवर्नेंस है. ये बहुत कॉस्टली मोड ऑफ गवर्नेंस है. एक मान लो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता तो उसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन जब ये होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, तो पता चला कि लोकसभा का, फिर विधानसभा का, फिर लोकल बॉडीज का, और उस चुनाव में सोचो कितने पैसे खर्चे होते हैं. करप्शन, उस कारण से करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन भी बहुत सारा होता है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन उसमें एक और बात है कि हम जैसे जो 3 फार्मर्स लॉ थे, अब देखो अब राकेश टिकैत आराम से बैठे हुए हैं. अब राकेश टिकैत आराम से बैठे हुए हैं, तो एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस है, हाउ दिस क्राइसिस कैन बी एलिमिनेटेड. भाई ये संकट को कैसे, हम रूटीन में चलते रहेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा क्राइसिस. ये एमएसपी को 2 गुना 3 गुना कर देंगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा. एमएसपी को आखिर वो जो पैसे एमएसपी में लगेगा, वो पैसा किसने दे रखा है? भाई उसके बेटे ने दे रखा है, जो गुड़गांव में नौकरी करता है सॉफ्टवेयर में. तो गुड़गांव वाले से, उसके माने किसान है, उसके बेटे से पैसा लेकर के उसके बाबूजी को दे दे. दैट इज नॉट द गुड वे. भाई मोस्टली जो फार्मर्स हैं उनका एक जनरेशन तो नौकरी कर रहा है ना, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे गवर्नमेंट में हो. तो अल्टीमेटली उसी का दिया हुआ टैक्स तो गवर्नमेंट के पास आता है, और वो गवर्नमेंट उठा करके उसको किसको दे दे? फार्मर्स को दे दे, उसके बाबूजी को दे दे. तो ये तो अच्छा तरीका नहीं हुआ. तो इससे अच्छा क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम है, इसको, इसमें कहा जाता है कि सर्विसेज में कारपोरेटाइजेशन हो रहा है बड़े पैमाने पे. सर्विसेज का, आप इंडस्ट्री का बड़े पैमाने पे कारपोरेटाइजेशन हो रहा है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आ रहा है. एग्रीकल्चर में ये काम क्यों नहीं होगा, और कब होगा ये चीज? अगर मान लो इंडस्ट्री, इकोनॉमी के 3 पार्ट हैं. देयर आर 3 पार्ट ऑफ. वन इज सर्विसेज, टूरिज्म, बड़े पैमाने पर कारपोरेटेशन हुआ है. एक से एक 5 स्टार 7 स्टार होटल है, ओला आया हुआ है, मेक माई ट्रिप आया हुआ है, कितने सारे आए हुए हैं सर्विसेज में. टूरिज्म की ही एक छोटा सा एग्जांपल ले तो. एजुकेशन में जाएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, डीपीएस सोसाइटी है तो पता चला कि गोयनका है, तो कौन है एजुकेशन में. हेल्थ में जाएंगे तो इतने सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं. भाई इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो बड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अदानी है, अंबानी है, पता नहीं दुनिया भर के लोग हैं. एग्रीकल्चर में कौन है? तो एग्रीकल्चर में तो अभी भी तो वल्नरेबल लोग ही तो हैं ना. वो इंडिविजुअल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर ऑलमोस्ट 86% इन इंडिया. तो ये 86% है. इनकी तो निश्चित रूप से रिस्क वियरिंग कैपेसिटी ऑफ दीज स्मॉल फार्मर्स आर, माने जैसे पूछा जाए कि अदानी ने कपास की खेती किया और किसानों ने कपास की खेती किया, छोटे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स में किसके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है? निश्चित रूप से अदानी के रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. और क्यों रिस्क टेकिंग? अभी आज के टाइम पे कारपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज द मस्ट. क्यों? क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है, अभी के टाइम पे बारिश होगा,
कपास का जो फूल है वो खिला हुआ है बिल्कुल, अब उसमें बारिश हो गई, वो क्या हो जाएगा, वो जो कॉटन है वो कॉटन खराब हो जाएगा। अब उसको कहाँ सुखाएंगे? कोई दुनिया में ऐसा कॉटन बना है जिसको एक बार भिंगा करके सुखाएंगे तो फिर वो उसी तरह से खिल जाएगा? होगा ऐसा कभी? कभी नहीं होगा। कपास तो खराब हो गया। तो वो जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर जो पता चला कितना महंगा जो जीएम क्रॉप जो बीटी कॉटन लेकर के उसका खेती किया, सब कुछ किया, अब जब कपास का फूल हुआ तब तक बारिश हो गई। लेकिन यही अदानी की बारी अगर आती तो अदानी क्या करता? जहां कपास की जितने एरिया में कपास की खेती हो रहा है सबको उसमें एक कवर कर देता ट्रांसपेरेंट, जिससे कि फोटोसिंथेसिस भी आराम से होते रहे, धूप भी मिलते रहे, सब कुछ उसको कर देता और उसका कपास का 1 केजी खराब नहीं होता। तब यहाँ पे ये है कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ, भाई लाइवलीहुड पर किसानों को अटका के रखें या फिर हम अदानी अंबानी टाइप के लोगों को दे करके माने इसका भी कॉर्पोरेटाइजेशन करें। अप्रोच में डिफरेंस होगा। एक ग्रुप है जो बोलेगा कि भाई नहीं, ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और छोटे होते जाए, इनको होने दीजिए, इनको अपने भरोसे और बजट से उठा उठा के पैसा इनको देते रहिए। क्लियर है? और दूसरा तरीका ये बोलता है कि भाई इनको क्या करिए, इनका सारा जमीन को रेंट पर ले लीजिए, इनको एनुअल जितना ये कमाते हैं उतना इनको रेंट के रूप में दे दीजिए। अब तो इससे फायदा ये होगा कि वो फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे तो उस कंपनी में ही रोजगार करके डबल इनकम उनका हो जाएगा, रिस्क भी उनका जीरो हो गया। भाई बारिश हो, ओला पड़े, हेलस्टॉर्म आए, चाहे कुछ भी आए, उससे उसको क्या लॉस हो रहा है? तो एक अप्रोच ये हुआ कि भाई उसको रेंट मिल जाए, जितना 1 साल का इनकम है रेंट, और दूसरा उसको एम्प्लॉयमेंट से भी इनकम उसको मिल जाए। और अदानी और इस तरह के बड़ी बड़ी कंपनियों को, पतंजलि और ये सब के इन्वॉल्व होने का फायदा ये होगा कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करेंगे, वेयर हाउस फैसिलिटी, उनकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी ज़्यादा बेटर है, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बेटर है। तो अब इसमें ये आएगा कि नहीं जी, अब पता नहीं इसमें इतना सारा सोशलिस्टिक अप्रोच डाल करके तो फिर किसान वैसे ही बैठे रहेंगे।